आज जो टॉपिक चलने जा रहा है वो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा है और छोटे मोटे अमेंडमेंट नहीं। ब्लड प्रेशर अब जिसका लो है उसका हाई हो जाएगा, जिसका हाई है उसका लो हो जाएगा। देखो इधर, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, समरी बना करके अपने दीवार पर कहीं पर आगे नहीं मना किया था, कहाँ पीछे या कहीं और दूसरी जगह लटका देंगे और डेली एक बार स्टडी करेंगे। 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा लेकिन दिमाग पे वो चीज़ें छप जाएंगी। बेसिकली एग्जेम्पशंस, जब हम निगेटिव लिस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो जब निगेटिव लिस्ट की बात करते हैं तो कहा जाता है ये तो सर्विसेज में आएगा ही नहीं। बात समझना, उसको सर्विस टैक्स के दायरे से हटाया गया कि भैया तुम आ सकते थे, हमने निगेटिव लिस्ट, क्योंकि अब कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच आ गया। कौन सा अप्रोच आ गया? अब कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच में यही बोला गया ऑल द सर्विसेज आर टैक्सेबल, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हटाओ। किनको हटाया गया? निगेटिव लिस्ट की सर्विसेज को, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको अभी फिलहाल टैक्स नहीं लगाते हैं लेकिन वो सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं। अगर वो एग्जेम्पशन लिस्ट नहीं बनी होती तो शायद आज उन पर टैक्स लग रहा होता, निगेटिव लिस्ट नहीं बनी होती तो शायद आज उन पर टैक्स लग रहा होता। लेकिन इन दोनों में आने वाली चीजों का मतलब अलग अलग है। निगेटिव लिस्ट का मतलब है सर्विस टैक्सेस का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर एग्जेम्पशंस की बात करें तो सर्विस टैक्स से मतलब है फॉर द टाइम बीइंग द एग्जेम्पशंस हैज बीन गिवन टू पर्टिकुलर सर्विस और सर्विसेज। हाँ या ना? तो अब उन सर्विसेज को एक टाइम के लिए, टाइम फ्रेम के लिए माफ किया गया है। सर्विस टैक्स चार्ज हो रहा है, लेवी हो रहा है, लेकिन उसको कलेक्ट नहीं किया जा रहा। यही तो मतलब है, लेवी तो हो रहा है लेकिन कलेक्ट नहीं किया जा रहा। बात कलेक्शन से माफी है, इसे हम कहते हैं एग्जेम्पशंस, इसे हम कहते हैं एग्जेम्पशंस। कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको एग्जेम्पशन दिया गया है? निगेटिव लिस्ट हम लोगों ने देखी, आज उसमें के 2 या 3 अमेंडमेंट फिर हम लोग देखेंगे। उसी निगेटिव लिस्ट के 2 या 3 अमेंडमेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली सर्विस, और ढंग से देखते जाएंगे। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो उसमें अपडेशन नहीं किया हुआ है, हम बताते जाएंगे, आप अपडेशन करते जाएंगे। अगर नहीं किया है तो वैसे किया नहीं है। सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला है सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर पढ़ता हूं और जरा ढंग से सुनना। मैंने वर्ड बोला सर्विसेज टू, सर्विसेज बाय नहीं है, सर्विसेज टू है। अब तक हम लोग जब निगेटिव लिस्ट देखे थे तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, लेकिन यहां वो नहीं है। यहां सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इसमें से क्या किया गया है? हटाया गया है। देखें तो एग्जाम्पल दिया गया है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ का नाम है, आईएमएफ का नाम है, यूनेस्को का नाम है। ये सारे नाम हैं आपके
जिनको अगर आप सर्विसेज देंगे, जिनको अगर आप सर्विसेज देंगे, सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको अगर आप सर्विसेज देते हैं तो वो सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगेगा। फॉर द टाइम बिंग उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। इज इट क्लियर? दूसरी बात करते हैं हेल्थ केयर की। किसकी? हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में कौन कौन शामिल होता है? जब ट्रीटमेंट की बात आती है, हॉस्पिटल की बात आती है, तो कौन कौन शामिल होता है हेल्थ केयर में, और क्या केवल इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए भी है, वो भी देखना पड़ेगा। पहला है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अच्छा, अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। जो तुम लोग नर्सिंग होम्स वगैरह देखते हो ना, हॉस्पिटल्स देखते हो ना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। स्पेसिफिक डॉक्टर का अपना नर्सिंग होम होता है या डॉक्टर अपने अकेले के नाम से प्रैक्टिस करता है, फलाना डॉक्टर आया चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये डॉक्टर्स। यानी अगर कोई इंडिविजुअल नाम से प्रैक्टिस करे या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या हॉस्पिटल बना करके आपको सर्विसेज देता है, या पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स कौन होते हैं? नर्स, कंपाउंडर, ये लोग क्या होते हैं? पैरामेडिक्स। इज इट क्लियर? अब कौन कौन आया? हेल्थ केयर सर्विसेज में आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेल्थ केयर सर्विसेज में एक प्रैक्टिशनर्स हो गए, हेल्थ केयर सर्विसेज में पैरामेडिक्स भी आ जाएगी। इज इट क्लियर? Services provided by way of transportation of a patient in an ambulance other than those specified. एम्बुलेंस की भी फैसिलिटीज को माफ किया गया है। एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी को माफ किया गया है। अगर हम आपको एम्बुलेंस की सर्विसेज दें, मेरी एम्बुलेंस है, मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैंने उसको एज एन एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल को दे दी, बोलो मैं फिर पढ़ता हूं, फिर बताना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? गुड्स का या पेशेंट का? पेशेंट का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एम्बुलेंस। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, अलग से मेरी आइडेंटिटी है, हॉस्पिटल से लेना देना नहीं, लेकिन अगर एम्बुलेंस की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें हमारा माफ होगा अदर देन दोज अबव ए, लिखा भी है, ठीक है ना? तो अगर सेपरेट आइडेंटिटी है मेरी और हम एम्बुलेंस की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी सर्विसेज माफ है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड, सर्विसेज बाय अ वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड्स। जानवरों के हॉस्पिटल की भी बात हो रही है, इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी हॉस्पिटल। समझ में आई बात? दो चीजें देखी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम लोगों ने देखा हेल्थ केयर सर्विसेज में डॉक्टर्स हो गए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, या एम्बुलेंस की सर्विसेज हो गई, या फिर वेटरनरी क्लिनिक की भी बात हो गई। हाँ या ना? जब हम बात करते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की, तो जो मेडिसिन होंगी या मेडिसिन का जो अप्रोच होगा, ओनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर एग्जेम्प्ट, ओनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन एग्जेम्प्ट, ओनली सर्विसेज इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया प्रोवाइडेड आर एग्जेम्प्ट, जिसमें एलोपैथी आ जाएगी, योगा आ जाएगा, नेचुरोपैथी आ जाएगा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी or any other system of medicines, that's it, which is prescribed by the government. Recognized system, तंत्र मंत्र झाड़ फूक, वैद्य हकीम, झोला छाप डॉक्टर शामिल नहीं। अब समझ में आई बात? स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज, पहला हम लोगों ने देखा क्या? यूनाइटेड नेशन। दूसरा हम लोगों ने देखा हेल्थ केयर सर्विसेज। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज। कॉर्ड ब्लड बैंक का नाम सुना है? कॉर्ड बैंकिंग सिस्टम का नाम सुना है? नहीं सुना है?
Services provided by cord blood bank by way of preservation of stem cells or any other services in relation to such preservation are exempt from service tax. आजकल तो लोग कॉर्ड, जो बच्चा पैदा होता है तो एक नली होती है, उस नली को हम लोग काट करके क्या कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते थे, पहले यही होता था, लेकिन आज उसको प्रिजर्व किया जाता है, कॉर्ड बैंकिंग सिस्टम आ गया है। मालूम है क्यों? आपको फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारियां होंगी वो अभी पहले से ही पता लगाया जा सकता है, और उसका इलाज उसी में ही शामिल है, उसी कॉर्ड, ठीक है ना, जैसा चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना, डीएनए की बात है, लेकिन जैसा चल रहा है कि उन्हीं बीमारियों का इलाज उसी से हो जाएगा, तो उसको लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं और अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे हैं, पक्की बात है। स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज, स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज, पहला हम लोगों ने क्या देखा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज, तीसरा हम लोगों ने देखा स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज। अब जब हॉस्पिटल की बात होती है तो कितना कूड़ा कचरा निकलता है, हॉस्पिटल के बगल से गुजरो तो अच्छी अच्छी खुशबू आती है, नहीं ना, उस कूड़े को पॉजिटिवली डिस्पोज ऑफ करने के लिए सिस्टम है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, यानी हॉस्पिटल्स को, अगर यहाँ नर्सिंग होम को हम इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं तो by way of treatment of disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto are exempt from service tax. Is it clear? पहला हम लोगों ने देखा स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें इंसान और जानवर दोनों को शामिल किया गया, एम्बुलेंस की फैसिलिटी दी गई है, स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज को देखा, और उसके बाद डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट को देखा। यस और नो? अब आते हैं, जब इतने हॉस्पिटल की बात हो रही है तो कुछ समाज सेवा की बात कर लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है, 12AA में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे एसोसिएशंस शामिल होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन सोशल वर्क के बिहाफ पर किया गया है। मैं आज के बाद फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं आज के बाद ब्लड डोनेशन देने वालों को खोजूंगा और जिनको ब्लड की जरूरत होगी उनको दूंगा, अपना नहीं सबका कलेक्ट करके उसको प्रोवाइड करवाने की फैसिलिटी दूंगा। मैं फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करूंगा, मैं अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करूंगा। देखते ही तुरंत एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, जैसे ही बाढ़ अकाल भूकंप आता है तुरंत लोग एक्टिव हो जाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस सोशल सर्विस करते हैं। तुम कोई सोशल सर्विस करते हो? कौन सा? कैसे हेल्प करते हो? तुम करते हो? तुम नहीं करते कोई सोशल सर्विस? क्या? भिखारी को 2 रुपया दे देना, 3 रुपया दे देना, गवर्नमेंट साफ साफ लिखती है भिक्षाटन को बढ़ावा ना दें, तुम उससे और प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो देश की। क्या प्रॉब्लम होती है मालूम है उससे? क्या प्रॉब्लम होती है? क्या प्रॉब्लम होती है मालूम है? नहीं मालूम ना? जो बच्चे किडनैप किए जाते हैं वो उसी की देन है। तुम 2 रुपए दोगे, 5 रुपए दोगे और एक बच्चा किडनैप होगा कहीं पर, उसके हाथ पैर काटे जाएंगे और उसको मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। तो तुम अगर 2 रुपया किसी को देते हो तो तुम उसके बिजनेस को और फ्रूटफुल कर रहे हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा काम ना करें। चले, तुम सोशल सर्विस काम करो तो सोसाइटी एंटी सोशलिस्ट एक्टिविटी है। देखो इधर, तो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई वो सर्विसेज देते हैं तो वो माफ होते हैं। वो क्या होते हैं? माफ हैं, एग्जेम्पशंस हैं उनको। चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं वो लोग। कौन सी एक्टिविटी करते हैं? और चैरिटेबल एक्टिविटी को शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल होता है? सारी चीजें चैरिटेबल एक्टिविटी होती हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी।
अगर मैं ये पेन बनाने वाली कंपनी है तो ये भी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही, नहीं बनाती तो तुम लोग आज पढ़ नहीं पाते। वो जो कैमरा बनाने वाली कंपनी वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही, कैमरा नहीं होता तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, बोर्ड नहीं होता तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो, चेयर टेबल बेंच कंप्यूटर नहीं होता तो शायद ये काम नहीं होता। हर कंपनी तो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है। जो तुम्हारा चश्मा चढ़ा हुआ है वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी है, जो कपड़े, हर चीज चैरिटेबल, ऐसे तो हर चीज शामिल हो जाएगी ना, तो उसको लिमिट किया गया। चैरिटेबल एक्टिविटी मींस क्या होता है उसको जरा सुनना। पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ, पब्लिक हेल्थ, इसमें एक नया अमेंडमेंट है इस बार से, योगा को भी शामिल किया गया है। किसको? योगा। योगा तुमसे ना होगा। पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ इल पर्सन्स, चलो टर्मिनली इल पर्सन्स और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, जो मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन होते हैं उनके इलाज की बात हो रही है। दूसरा, पर्सन अफेक्टेड विद HIV और एड्स। तीसरा, पर्सन एडिक्टेड टू अ डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, जो एडिक्ट होते हैं ड्रग्स वगैरह की, उनकी बात हो रही है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, साफ पानी पियो, मिट्टी में जाओ तो उसके बाद हाथ धो, ये क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बात हो रही है। क्यों? पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, धर्म वगैरह को लेकर के, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू एजुकेशनल प्रोग्राम। तो जो मैं दे रहा हूं क्या वो चैरिटेबल एक्टिविटी है? ना। समझने की कोशिश करते हैं क्या है चैरिटेबल एक्टिविटी में। एजुकेशन में अबंडेंट, जो छोड़े हुए बच्चे होते हैं, ऑर्फन्ड, अनाथ बच्चे होते हैं, और होमलेस चिल्ड्रन, उनको अगर आप एजुकेट करोगे तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी है। फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन। तीसरा, प्रिजनर्स, जेल में जो होते हैं, अब बच्चों पर मत चले, प्रिजनर्स को भी शिक्षा दी जा सकती है। पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 years रिजाइडिंग इन अ रूरल एरिया, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाटरशेड, पानी बचाओ, वाइल्ड लाइफ, जानवरों को बचाओ, फॉरेस्ट, जंगलों को बचाओ, यानी इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पक्की बात है। और लास्ट में इस बार से इसमें शामिल किया गया है योगा। अगर बुक में नहीं है तो उसको ऐड कर लेंगे, योगा को भी शामिल किया गया है। तो पब्लिक हेल्थ को शामिल किया गया है, मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्संस के लिए, HIV एड्स से अफेक्टेड पर्संस के केयर और काउंसलिंग के लिए, या नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह लेने वाले उनकी केयर और काउंसलिंग के लिए। हाँ या ना? दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस करना किस चीज को लेकर? प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर, फैमिली प्लानिंग और HIV इन्फेक्शंस को लेकर, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और स्किल डेवलपमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम हम लोग देते हैं किसको? अनाथ बच्चों को, घर जिनके पास नहीं है उन बच्चों को, या छोड़े हुए बच्चों को। दूसरा, कोई भी पर्सन जो 65 साल से अधिक की उम्र का है उसको पढ़ाने, जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, प्रिजनर्स को और फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को। हाँ या ना? एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम कंप्लीट आ जाएगा, वाटरशेड आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, और नया जोड़ा गया है योगा। इज इट क्लियर? ये है चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब फिर से वापस आता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, मेडिकल हेल्थ केयर, जिसमें समझ में आ गया होगा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स शामिल है, जानवरों को भी शामिल किया गया और एम्बुलेंस की भी सेवाएं दी गई है। दूसरा, स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज को भी माफ किया गया है। और जब इतनी हॉस्पिटल की बात हो रही है तो बदबू वाली बात होगी, क्या करेंगे? डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। इसके बाद जब हॉस्पिटल की बात हुई तो समाज सुधार की बात करेंगे, चैरिटेबल एक्टिविटीज की सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात हो रही है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लीगल सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? और इसमें भी इस साल नया अमेंडमेंट है।
जो तुम लोग की बुक में अपडेटेड नहीं है, अगर ना हो तो कर देना। लीगल सर्विसेज को पहले 2 पार्ट में देखा जाता था, अब 3 पार्ट में देखा जाता है। सीनियर एडवोकेट अलग कर लेना, ट्रिब्यूनल दिया होगा तुम लोगों में, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दिया है ना, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन दोनों के लिए अब एक जैसा सिस्टम है। पहले इसके लिए लगा, और अदर्स में आ जाएगा इंडिविजुअल एडवोकेट आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी एडवोकेसी की, हाँ या ना, बोलो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और सीनियर एडवोकेट्स इस बार से नया है, अलग कर दिया गया। कहा गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और सीनियर एडवोकेट्स अगर किसी को सर्विसेज देते हैं, किसको? बिजनेस एंटिटी को। किसको? बिजनेस एंटिटी को। जिसका टर्नओवर 10 लाख तक है, उसको माफ कर दिया गया। हम ये बात क्या कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जेम्पशंस की। तो कहा गया किसी भी पर्सन को दे दो अदर देन बिजनेस एंटिटी। दूसरा, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दो whose turnover is up to rupees 10 crores। ये माफ किसी भी बंदे को दो, बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, और बिजनेस एंटिटी को दो अगर उसका टर्नओवर 10 लाख तक है तो उसको भी माफ किया। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यानी अगर बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 10 लाख से अधिक है, वहां पर सर्विस टैक्स लग जाएगा, वहां पर सर्विस टैक्स लग जाएगा। बात करते हैं इंडिविजुअल की, एडवोकेट की, पार्टनरशिप फर्म की, बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, इसकी बात करते हैं, अदर्स की। हाँ या ना? टू अदर एडवोकेट्स और advocacy firm, to a person other than business entity, business entity of whose turnover is up to अब टर्नओवर इस साल का नहीं, पिछले साल का देखा जाता है। किस साल का? पिछले साल का, क्योंकि इस साल तो काम चल ही रहा है। ऐसे कैसे इस साल का टर्नओवर पता कर लोगे? किसी एंटिटी का टर्नओवर अगर पूरे साल का पता करना हो तो वह लास्ट ईयर पर बेस्ड होना। किस पर? तो वर्ड लिखा हुआ है, अ बिजनेस एंटिटी विद अ टर्नओवर अप टू ₹10 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर? तो कॉमन सेंस वाली बात है। प्रीसीडिंग वर्ड जोड़ लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इस बार का ये अमेंडमेंट है, ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देखा, मेडिकल हेल्थ केयर देखा, स्टेम सेल बैंकिंग देखा, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट देखा, उसके बाद हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज देखी, और उसके बाद लीगल सर्विसेज पर आ गए। अब लीगल पर ना आकर के कुछ सामाजिक काम धंधों पर फिर से लग जाते हैं। रिक्रिएशनल कोचिंग और ट्रेनिंग, रिक्रिएशनल कोचिंग और ट्रेनिंग। रिक्रिएशन का मतलब होता है जब छुट्टियां होती हैं तो माँ बाप कहते हैं बेटे बेटी को कहीं पर आर्ट डांस वगैरह सीखने के लिए डाल दो, 2 महीना क्या करेगा, समर वैकेशन का कुछ फायदा ले लेगा, कुछ इस तरह की बातें होती है ना।
ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। क्या है ये? जिसमें आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है। जिसमें आर्ट है, कल्चर है और स्पोर्ट्स है। जिसमें आर्ट है, कल्चर है और स्पोर्ट्स है। ध्यान देना, मैंने वर्ड यूज किया आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट। मैं फिर से बोलता हूँ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग or coaching in recreational activities relating to art, culture or sports are exempt. Recreational activities are very wide. However, under this head, these three activities are included: art, culture and sport. Hence, the training or coaching in recreational activities in the areas other than art, culture or sports shall be chargeable to tax. Bolo. The said exemption is available to coaching or training relating to all forms of dance, music, painting, sculptures making, theatre, sports, etc. ठीक है ना? तो कल्चर में सारी चीजें आ जाएंगी, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। सर ये लीगल सर्विसेज में सीनियर एडवोकेट मतलब जिसके बार काउंसिल के हिसाब से देखेंगे सीनियर एडवोकेट्स का क्या डेफिनेशन है। एज पे से नहीं है ना? नहीं, चलिए वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो, कुछ ऐसा है उसमें सिस्टम। चलो, एजुकेशनल सर्विस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। ध्यान तो हम लोगों ने नेगेटिव लिस्ट में भी कुछ पढ़ा था ना? नेगेटिव लिस्ट में पढ़ा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो प्री स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जूनियर हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, सीनियर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो, फुल टाइम कोर्स करवाता हो, यही सब देखा था ना। लेकिन अब याद रखना, उधर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी थी, एग्जेम्पशन में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी थी। एक ही चीज दो दो जगह क्या कर रही थी। इस साल से अपडेशन किया गया, कहा गया नेगेटिव लिस्ट से अब उसको हटा डालो। तो अगर तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था नेगेटिव लिस्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो एक काम करना, वहां से काट डालना और कह देना also included in exemption list, hence removed from negative list। तो नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया गया और उसको कहाँ शामिल किया गया? केवल और केवल कहाँ रहने दिया गया? एग्जेम्पशन में। तो आज वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, लेकिन एग्जेम्पशंस में आज भी शामिल है। इज इट क्लियर? कर लोगे इस चीज को? वापस आते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। Educational services given by an educational institution to whom? Normally to a student, not at all, to a faculty also or to a staff also। तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टीज को या अपने स्टाफ को भी सर्विसेज देता है, एजुकेशनल सर्विसेज माफ एग्जेम्पशन में आते हैं। To an educational services provided to an educational institution by way of, दो चीजें हो गई। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट को, फैकल्टी को या स्टाफ को, वो हट गया। कोई दूसरा बंदा मुझे सर्विसेज देता है, आई एम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई और अथॉरिटी मतलब कोई दूसरा एंटिटी या इंडिविजुअल मुझे सर्विस देता है। किस चीज की सर्विसेज देता है, अब उसकी बात करते हैं। मैं सर्विसेज दे रहा हूँ एजुकेशनल, वो माफ है। कोई दूसरा मुझे सर्विसेज देगा, वो भी माफ हो जाएंगी। कौन कौन सी सर्विसेज तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है, जो भी कॉलेज में यूज होती है चीजें, जरा देखो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। अगर मेरी अपनी बस नहीं है, मैंने किसी और की बस हायर की है, तो उस बंदे की भी ये सर्विस माफ हो जाएगी, भले ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, but he is providing the services to an educational institution। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो चाहे कैटरिंग किसी भी तरह की हो, अपना कॉलेज का अपना कैटरिंग का फैसिलिटी हो या गवर्नमेंट की मिड डे मील फैसिलिटी हो। इज इट क्लियर? सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
साफ सफाई अभियान जो जानते हो। और लास्ट है सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। कोई इंस्टीट्यूशन मेरे पास आता है, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूँ, वो वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं जो तुम लोग देख रहे हो, मैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूँ जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, प्री स्कूल, हाई स्कूल, नर्सरी, ये हम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या एंटिटी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विसेज दे रहा है, कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम और टेस्ट, तो वो भी सर्विसेज माफ। तो मैं अगर अपने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को एजुकेशनल सर्विसेज दूं, मैं कौन हूँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन वाला? ये वाला नहीं जिस फॉर्म में तुम लोग देख रहे हो, वो फॉर्म जो तुम लोग जानते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इस पर्पज से। दूसरा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी या इंडिविजुअल हमको सर्विसेज देता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट की, कैटरिंग की, मिड डे मील शामिल है जिसमें, और तो और लास्ट मैंने क्लीनिंग और हाउस कीपिंग की बात की, और सबसे लास्ट में बात की हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट एंड टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। मिड डे मील कौन स्पॉन्सर करता है? तो बात खत्म हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पढ़ लिख कर का बनोगे, स्किल जब तक नहीं होगी तब तक बेकार है। न्यूज़ चैनल चल रहा था, स्किल लिखना था, आधा सा हट गया था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा था। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें भी बहुत अच्छे खासे अमेंडमेंट आए हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। पहले हम जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं, फिर दो नई चीज़ें जो आई हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड उनकी बात करेंगे। इज इट क्लियर? स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, केवल ये याद रखना, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल एंड असेसमेंट एजेंसी approved by the SSC और NSDC, और ट्रेनिंग पार्टनर approved by NSDC और SSC। बस इतना याद रखना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम NSDC करे या SSC करे, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, अब जरा हम बात करेंगे इस साल के अपडेशन, अमेंडमेंट जो है। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज बाय, असेसिंग बॉडीज बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT जिसको बोलेंगे, लिखना हो लिख लो, लिखो। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो असेसमेंट का काम करती है। किसका काम करती हैं? असेसमेंट का काम करती हैं स्किल को। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज बाय, नंबर 1 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? तो जहां पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था वहां पर स्टार लगाकर ये भी चीजें नया एक एडिशन कर देंगे, ठीक है ना? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नीचे लिख देंगे तो हमेशा याद रहेगा, ये दूसरा आया है नया, स्किल डेवलपमेंट NSDC और SSC के अलावा। चलो, यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बॉडी है। दूसरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एक बॉडी जो असेस करने का काम करते हैं, क्या? स्किल को। तो इनकी ये सर्विसेज माफ होती है। अच्छा, एक नया आया है इसी साल से, लिख ले, स्किल से ही रिलेटेड है लेकिन कौशल से रिलेटेड है। स्किल को हिंदी में कहते हैं कौशल। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, एक नया लिख लो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय DDU का मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना।
DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय DDU ग्रामीण कौशल्य योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? चलो जब यहां तक आ गए, एजुकेशनल पढ़ लिया, तो एक और अपडेशन नया देख लेते हैं इस बार का। ये जो IIM का नाम सुना है तुम लोगों ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसको स्पेसिफिक बेनिफिट इस साल से दिया गया है। अगर IIM 2 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करवाता है, 2 years फुल टाइम रेजिडेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम, रेजिडेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जाहिर सी बात है जब आप IIM में जाओगे तो आपको वहीं रह करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। याद रखना, कैट के बेसिस पर जो ये एडमिशन होता है उसी को माफ किया गया है। IIM अगर आपका एडमिशन लेता है कैट बेसिस पर, किस प्रोग्राम में, 2 years वाले में, फुल टाइम रेजिडेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम, केवल मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो माफ है। दूसरा, फेलो मेंबर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, लिख लो लिख लो, मैं बोल रहा हूं आराम से, चिंता मत करो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IIM as, services provided by IIM as, number 1, 2 years full time residential PG program, PG मतलब post graduate, 2 years full time residential PG program in management through CAT, through CAT, CAT का मतलब common admission test, through CAT, 2 years full time residential PG program in management through CAT। दूसरा, fellow program in management, fellow program in management, fellow program in management। तीसरा, थर्ड, 5 years integrated program in management, यानी आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इकट्ठा करके जो दिया जाता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अब नीचे लिख लेना, नॉट टू इंक्लूड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉट टू इंक्लूड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। नॉर्मली जब देखोगे तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम उन लोगों के लिए होता है, मैं बता दूं, जो सर्विस में होते हैं, जिनको कई सालों का जॉब एक्सपीरियंस या उनकी वर्क प्रोफाइल होती है और उनको 1 साल का नॉर्मली ये प्रोग्राम करवाया जाता है। तो फिलहाल उसको हटाया गया है। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सिस्टम हो सकता है, लेकिन हम IIM की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका शामिल नहीं किया गया है। आगे चलें। जहां तक इतनी बात की गई तो रिलीजियस सेरेमनीज को क्यों छोड़ देंगे हम? रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे कहा जाता है 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार होते हैं, सेरेमनीज होती हैं। मौत को भी क्या माना गया है? हाँ, सेरेमनी माना गया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। अब रिलीजियस सेरेमनीज क्या होती हैं? लाइफ साइकिल रिचुअल्स, लाइफ साइकिल रिचुअल्स का मतलब होता है जन्म मरण का चक्र जो चलता है ना, तो लाइफ साइकिल रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्पेशल रिलीजियस पूजास कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट बाय अ पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय सच रिलीजियस टेक्स्ट, ओकेजन लाइक बर्थ, मैरिज एंड डेथ इन्वॉल्व इलैबोरेट रिलीजियस सेरेमनीज। ये सारी चीजें हमारी रिलीजियस सेरेमनीज में आती है। तो कोई भी बंदा जो रिलीजियस सेरेमनीज को कंडक्ट करवाता है, जिसके घर शादी हो रही है, वो नहीं, जो पूजा पाठ पढ़ने आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पिलग्रिमेज सर्विसेज, जो धाम होते हैं, 4 धाम नहीं, सारे धाम की बात
pilgrimage services provided by a specified organization in respect of religious pilgrimage facilitated by the Ministry of External Affairs of the Government of India under bilateral arrangements are exempt from service tax. जैसे कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड, दूसरा हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड स्टेट हज कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द हज कमेटी एक्ट। बोलो, तो कुमायूं मंडल और हज कमेटीज को माफी मिली हुई है क्योंकि वो पिलग्रिमेज सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और वो रजिस्टर्ड है, ये एक समझ सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोगों ने अभी तक देखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, धीरे धीरे भूलने वाली सिस्टम बढ़ता जाएगा, अभी शुरू हुआ है, ये लिस्ट अभी शुरू हुई है, बस समझ लो। पहला बताया यूनाइटेड नेशन, हेल्थ केयर, स्टेम सेल बैंकिंग, नहीं स्टेम सेल बैंकिंग, बायो वेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद बताया था तुम लोगों को लीगल सर्विसेज, चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटेबल के बाद ये रिलीजियस सेरेमनीज कर लो, रिलीजियस के बाद पिलग्रिमेज सर्विसेज कर लो, लीगल सर्विसेज के बाद और चैरिटेबल के बाद हम लोगों ने चैरिटेबल के साथ एक और देखा था रिक्रिएशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, रिक्रिएशनल के बाद हम लोगों ने देखा था हो गया आर्ट कल्चर एंड एजुकेशनल हो गया, एजुकेशनल के साथ आईआईएम जोड़ दो, कैट बेसिस छोड़ दो वो सब, और आईआईएम के बाद हम लोग आए थे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और स्किल डेवलपमेंट में फिर मैंने एक और नया एडिट करवाया है स्किल डेवलप, जो असेसिंग बॉडीज होती हैं, डीजीटी याद होगा, तो उनको भी शामिल कर लेना। इसके अलावा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स आया था ना, आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट्स। चलो आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट्स को थोड़ा और तोड़ते आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट्स में पहला क्या था? आर्ट। अब आर्ट को पहले देखेंगे, उसके बाद हम किसको तोड़ेंगे? स्पोर्ट्स को तोड़ेंगे, ठीक है ना। चलो पहले आर्ट की बात करते हैं। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, क्या हम हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं क्या? जरा देखो, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक, अब चाहे फोक म्यूजिक हो, फोक डांस हो या फोक थिएटर हो, अच्छा, और क्लासिकल आर्ट, चाहे क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे क्लासिकल डांस हो, चाहे क्लासिकल थिएटर हो। तो क्या हम हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं क्या? वो तो कॉमर्शियल है ना, वो क्या है? वो फोक और क्लासिकल नहीं है। हम आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, अगर मैं कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहा हूं, चाहे वो फोक हो चाहे क्लासिकल हो, अब फोक और क्लासिकल में चाहे डांस हो, म्यूजिक हो या थिएटर हो, वो माफ किया गया, हाँ या ना। लेकिन ऐसे लोगों को माफ किया गया है जो कंसीडरेशन लेते हैं। अब आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस वाला फोकट में आकर तो काम कर नहीं रहा, वो क्या लेता है? अब हेमा मालिनी को कहा गया कथक डांस के लिए और आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस उसने किया, लेकिन उसने कंसीडरेशन चार्ज किया 5 लाख रुपए। इस साल का अपडेशन है, पिछले साल तक ये 1 लाख की लिमिट थी, इस साल ये लिमिट 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 हो गई है। तो अगर कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस का, चाहे वो फोक हो, चाहे क्लासिकल हो, डांस हो, म्यूजिक हो, थिएटर हो, उसका कंसिडरेशन 1 लाख से 1.5 लाख से अधिक लेता है तो सर्विस टैक्स लग जाएगा, यानी 1.5 लाख तक सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो फोक और क्लासिकल की बात हो रही है, 1.5 लाख तक माफ है। कहां तक माफ है? However, exemption will not apply to services provided by such artist as a brand ambassador. ब्रांड एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं ना, हर एक कंपनी एक अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है।
ल्यूमिनस ने बनाया सचिन तेंदुलकर को, आया ना। और कोई याद हो धोनी किसका है? टीवीएस विराट कोहली हीरो का टीवीएस हीरो का ये है धोनी। बात समझ में आई? तो ये अलग अलग लोग हैं। सलमान खान किसका है? वो तो कहीं का है तो वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ठीक है ना। हाँ बोलो बोलो। लक्स के भी कई लोग तुम लोग को बताएं कि नहीं ये चीज? हम लोग अपने जहाँ पे है तो अपने मोहल्ले से गुजर रहे थे, तो मोहल्ले के बाहर मेन रोड पर एक कूड़ा है, कूड़े खाना, मतलब मोहल्ले भर का कूड़ा वहाँ फेंकाया जाता है। बहुत गंदगी, सरकारी है, बहुत गंदगी, और उसके ऊपर एक होर्डिंग लगी हुई है शाहरुख खान की, खुशबू ऐसी कि सुरूर छा जाए लक्स की ऐड है और उस पर लिखा हुआ है खुशबू ऐसी कि सुरूर छा जाए। नीचे कूड़ा है, लोग नाक बंद करके चल रहे हैं और उसको खुशबू नजर आ रही है। चलो हम लोगों ने आर्ट तोड़ा, अब किसको तोड़ेंगे? स्पोर्ट को तोड़ेंगे। तो स्पोर्ट सर्विसेज, स्पोर्ट सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू a recognized sports body by an individual as a player। अगर कोई प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए, आया ना? बोलो। रेफरी इंडिविजुअल हो गया प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। तो जो टीम मेंबर्स हैं सारे, उनको माफ किया गया। तो चाहे प्लेयर हो, रेफरी हो, अंपायर हो, कोच हो और टीम मैनेजर हो, अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी किसी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देगी तो वो भी माफ है। क्लियर हुआ? सर ये जो आईपीएल में करते हैं वो भी माफ आईपीएल अगर शामिल होगा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में तो ठीक, नहीं वैसे शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी देखे नीचे लिखा हुआ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए तुषार कपूर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, a national sports federation recognized by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the central government, national sports promotion organization, international Olympic association, federation or a body which regulates sports at international level and its affiliated। तो इसमें हमारा आईपीएल शामिल नहीं। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये स्पॉन्सर करता है। स्पॉन्सर करने का मतलब इसने पैसे दिए। जब तुम लोग देखते हो कि गेम क्रिकेट चल रहा होता है तो बाउंड्री पर पूरी एड्स आती रहती है, आया ना, वो स्पॉन्सर्ड होते। पेप्सी का पूरा ऐड होता है शर्ट पैंट पर, होता है ना। क्रिकेट बल्ले पर भी ऐड होता है, यामाहा का, एमआरएफ का होता है ना। ये स्पॉन्सर करने वाले हैं। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, services provided by way of sponsorship of sporting event organized by a national sports federation, its affiliated federation or association of Indian university, inter-university sport board, school games federation of India, all India sports council for the deaf, Paralympic committee of India or special Olympic Bharat, Central Civil Services Culture and Sports Boards as part of the national games under पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। तो इतना रटने वटने की बात नहीं है, दिमाग में मत बैठा लेना ये सब अब रटना है। जो भी हम कमेटी वगैरह का नाम ले रहे हैं रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि हाँ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होगी। कौन सी बॉडी होगी? रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होगी। तो अगर कोई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है ये रिकॉग्नाइज्ड बॉडी,
और उस रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के उस स्पोर्ट्स को कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो वो सर्विस क्या है? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज। देखते हो ना तुम लोग, न्यूज आज तक आ रहा है, जी न्यूज आ रहा है, ये सब क्या है? न्यूज कलेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो किसी चैनल के साथ या न्यूज़पेपर के साथ ना जुड़ा हो तो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कोई जर्नलिस्ट और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। बोलो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बाय रोड, रेल, वेसल, एयरक्राफ्ट। जरा इसकी बात कर लें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मैंने शुरू से बोला है, बीमार कर देगा ये कौन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो अब फिर से आ गया ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को माफ नहीं किया गया है, कोरियर एजेंसी को माफ नहीं किया गया है। बाई रोड माफ है, अगर मेरी अपनी गाड़ियां चलती हैं बाई रोड सब माफ है, ये तो मालूम है, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता। हाँ या ना? निगेटिव लिस्ट में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को बराबर माना गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो तो टैक्स लग जाएगा, मतलब निगेटिव लिस्ट में शामिल नहीं है। हम ये जानते हैं वो निगेटिव लिस्ट में शामिल नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। दूसरा, कोरियर एजेंसी शामिल नहीं है। हाँ या ना? वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए हम लोगों ने निगेटिव लिस्ट में एक पॉइंट पढ़ा था कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया के कस्टम स्टेशन तक को अगर कोई सामान इंपोर्ट होता है तो उसको सर्विस को माफ किया गया है। अब नया अमेंडमेंट है इस साल से। अब पहले मैं ये बात कर लूं, फिर हम वेसल और एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। इज इट क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बाय रोड और रेल और वेसल। Exemption granted to transport of goods through rail or a vessel or a goods carriage are presented in the टेबल दी है, हम उसको समझाते हैं। ऐसे मत समझना जैसे दी है, अब ऐसे समझना कि रोड, रेल, वेसल और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सबका माफ है, सबका माफ है, सबका माफ है, अगर वो ये सर्विसेज देते हैं। क्या सर्विसेज देते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले आने ले जाने के लिए। मीडियम कोई भी चुन लो, सब माफ है। रोड से ले जाओ, रेल से ले जाओ, वेसल से ले जाओ, बोलो, माफ है। दूसरा, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अलग और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अलग, और उसी के नीचे मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स वो अलग कर दिया गया, वो भी माफ है। केमिकल फर्टिलाइजर, अरे फर्टिलाइजर भी तो हमारा खेतों में ही यूज होगा नॉर्मली। केमिकल अगर फर्टिलाइजर और कहीं भी यूज होता है क्या? बहुत जगहों पर यूज होता है, कई सामान बनाने में यूज होता है। क्या बात कर रहे हो? सोप देखते हो कपड़े धोने वाली, उसमें भी यूज होता है, मालूम है? केमिकल फर्टिलाइजर, ऑयल केक्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब जैविक खाद वगैरह जो होती हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लाने ले जाने के लिए माफ होता है, कोई सर्विस टैक्स नहीं। रिलीफ मटेरियल मीट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या? बाढ़, भूकंप। मैन मेड डिजास्टर क्या? मैन मेड डिजास्टर, अच्छा, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट और मिशअप्स।
डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, उनको लाना ले जाना, कैसे भी लाओ और ले जाओ। कॉटन, गिल्ड और बेल्ट, ये सब माफ है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो याद रहेगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट और फूड ग्रेन्स, इसमें पल्स, राइसेस और एक और चीज शामिल थी, फ्लोर्स, हाँ या ना। केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी माफ है। विक्टिम्स हो गए, और न्यूज़पेपर, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, और कॉटन, गिल्ड और बेल्ट, ठीक है ना। बोलो भाई। अब आते हैं स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे, ये तो सब में माफ है। लेकिन अगर रेल और वेसल से आप, वेसल मतलब समुद्री जहाज, रेल और वेसल से अगर आप रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल लाएंगे ले जाएंगे तो वो भी माफ है। अब इंडिया में कोई ट्रेन का डब्बा आ रहा है, कहां से आएगा? ट्रेन से आएगा, अमेरिका से, वेसल से ही आएगा, समझे मेरी बात। तो अगर रेलवे इक्विपमेंट्स या उसका कोई मटेरियल आप रेलवे के थ्रू ला रहे हो या फिर वेसल के थ्रू ला रहे हो, माफ। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इन अ गुड्स कैरिज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। अब इनका भी माफ है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेचारा देखो कहीं किनारे पड़ा हुआ था, रेलवे को स्पेशल दे दिया, वेसल को स्पेशल दे दिया, तीनों को स्पेशल दिया, लेकिन अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात आई तो 1500 और 750 रुपए की बात आ जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात आएगी तो 1500 रुपए तक माफ है या 750 रुपए तक माफ है। कोई भी सर्विस दे, किस तरह की सर्विस जरा आप देखो। गुड्स, कोई भी गुड्स, वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरिज डज नॉट एक्सीड ₹1500। अगर सारा सामान एक गाड़ी में लादा गया है और उस पूरे का दाम, पूरे का फ्रेट 1500 से अधिक नहीं है तो माफ, क्या है? दूसरा, गुड्स वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, एक ही गाड़ी में लादा गया 4 कंसाइनीज के लिए, टोटल की वैल्यू फ्रेट की 1500 तक है, पूरा माफ। एक आदमी को अगर उसमें 10 लोगों के लिए सामान शामिल है और 750 से अधिक नहीं है सिंगल कंसाइनी के लिए तो वो भी माफ। 1500 सारे कंसाइनीज का मिलाकर, एक कंसाइनी का 750, 750, याद रहेगा। अमेंडमेंट की बात कर लेंगे। दूसरा, मैंने जब निगेटिव लिस्ट पढ़ाया था तो उस पर मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी गुड्स थ्रू एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग द गुड्स, आया ना। उसको सर निगेटिव लिस्ट में डाला गया था, अब हटा दो वहां से हटा दिया गया, सुन, वहां से हटा दिया गया, लेकिन उसको शामिल कहाँ किया गया? वहां से डिलीट मारा गया और यहाँ पर ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है सुन लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती होने की चांस पूरी रहेगी इस पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, और वहां मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू द कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया, ये वर्ड बोला था। तो वहां एयरक्राफ्ट और वेसल दोनों शामिल थे, लेकिन अब याद रखना एग्जेम्पशन में लाया तो गया है, वहां से डिलीट करके एग्जेम्पशन में लाया तो गया है, लेकिन केवल एयरक्राफ्ट को लाया गया, वेसल कहीं पीछे छूट गया, उसको शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब वेसल की सर्विसेज पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। विथड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव लिस्ट, यस सर। एयरक्राफ्ट और वेसल दोनों, जी सर। एग्जेम्पशन गिवन if transportation of goods via aircraft only, it means transportation of goods via vessel is taxable। लिख लो कहीं पर, पहला पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, इसी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाया एयरक्राफ्ट और वेसल दोनों लिखना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाया एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू द कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
उसमें नंबर 1 लिखना, पॉइंट नंबर 1, कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट, completely deleted from negative list. Point number 2 लिखना, exemption provided if goods transported through aircraft from outside India to India. From outside India to India. तीसरा, services of vessel are not exempted now. Services of vessel are not exempted now. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर वेसल के थ्रू हो रहा है आउटसाइड इंडिया से इंडिया की कस्टम स्टेशन तक तो माफ नको। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो हो गया, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की भी बात कर लें। और जरा याद करो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मैंने वहां पर क्या बताया था नेगेटिव लिस्ट में, याद है कुछ? मैंने ये बताया था घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऑटो मिला, रिक्शा वाला मिला, स्टेज कैरेज मिला। क्या बोला था मैंने? स्टेज, याद आया होगा। लेकिन अब स्टेज कैरेज में इस समय ऑपरेशन, ठीक है ना, उस पर भी अभी आएंगे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऑटो वाला, रिक्शा वाला, स्टेज कैरेज, और कहाँ ले गया? मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, और कहाँ ले गया? इनलैंड वाटरवेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये ले गया ना? हाँ या ना? तो वो सारी सर्विसेज। लेकिन हाँ, रेलवे के केस में फर्स्ट एसी और एसी को टैक्सेबल किया गया था, याद आया होगा। अब वापस आते हैं यहाँ पे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो जो चीज़ें वहाँ टैक्स लग रही थी उनमें से कुछ चीज़ों को फिर माफ़ किया गया है। जिन चीज़ों पर वहाँ टैक्स लग जा रहा था उनमें से फिर कुछ चीज़ों को माफ़ किया गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेंड बिलोंगिंग बाय एयर embarking from or terminating in an airport located in the state of अरुणाचल प्रदेश। कोई जहाज अरुणाचल प्रदेश में उतरता है, लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बगडोदरा। बड़ोदरा नहीं, बगडोदरा, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। बगडोदरा कहाँ पे है और वो बड़ोदरा कहाँ पे है? गुजरात। कुछ दिन तो गुजरात सुन लो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बगडोदरा ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर अगर कोई हवाई जहाज उतरता है या टेक ऑफ या लैंड करता है उसकी सर्विसेज, आपको यहाँ पर कोई भी सर्विस टैक्स देने की जरूरत। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी। जरा देखो तो नेगेटिव लिस्ट में कभी भी हम लोगों ने रेडियो टैक्सी की बात नहीं की थी, रेडियो टैक्सी की बात नहीं की थी। अदर देन रेडियो टैक्सी बोलो, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी। 2 मिनट के लिए रेडियो टैक्सी को किनारे करो, फिर मैं बोलता हूं नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर। छोड़ दो, टूर वाला टूरिज्म वाला तो टैक्स लगता ही लगता है, ये तो उसी समय समझ में आ गया था कि अगर हम वेसल पर जा रहे हैं किसी और वो स्पेसिफिक डिजाइंड है टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्स लगेगा, पब्लिक के लिए तो टैक्स नहीं लगेगा, यही तो देखा था, आया ना? चलो एक चीज इसमें देख लो पहले तो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में चेंज आया है। स्टेज कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू स्टेज कैरेज। पॉइंट नंबर 1 इसमें कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम, कहां से? नेगेटिव लिस्ट। लिख लो कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट। तो स्टेज कैरेज को हटाया गया है। स्टेज कैरेज का मतलब मैंने बताया था 7 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए, याद होगा, ठीक है, सब याद है आपको।
विथड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट। दूसरा, एग्जेम्पशन दिया गया है स्टेज कैरिज को अगर वो नॉन एसी है, तो एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड ओनली टू नॉन एसी स्टेज कैरिज। Exemption is provided only to non-AC stage carriage. Non-AC stage carriage means AC stage carriage is charged to service tax. यानी अब स्टेज कैरिज पर टैक्स लग जाएगा। पहले निगेटिव लिस्ट में था तो हम लोग माफ 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 कर दे रहे थे, लेकिन अब वो किस में आ गया, वहां से हट गया तो टैक्स पूरा लग गया। लेकिन अब फिर माफ कर दिया गया, केवल नॉन एसी को माफ किया गया स्टेज कैरिज को, एसी स्टेज कैरिज होगा तो टैक्स लग जाएगा। याद रहेगा। अब आती हैं चीजें, बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको, वाटर फैसिलिटी देती है, सैनिटेशन फैसिलिटी देती है, सीवर फैसिलिटी देती है, हाँ या ना। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी देती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन की फैसिलिटी देती है। अब जरा ढंग से सुनना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, मैंने उल्टा बोला, मैंने क्या बोला है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट नहीं है, वो तो शुरू में ही देख लिया था हम लोगों ने निगेटिव लिस्ट में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जिसमें से पोस्ट को अलग किया गया था, एयरक्राफ्ट और वेसल को अलग कर दिया गया था, अदर सपोर्ट सर्विसेज को अलग हटा दिया गया था, याद होगा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट तो वैसे ही माफ है, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर वो सर्विसेज शामिल हैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, वाटर सप्लाई वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन कंजर्वेंसी से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन से रिलेटेड, यानी जो सर्विसेज हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो पब्लिक से जुड़ी हुई है, उनके डेली के डेली कामों से जुड़ी हुई है, हाँ या ना, उन सर्विसेज को भी माफ किया गया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ वेसल, अगर गवर्नमेंट का कोई वेसल है उसको अगर आप सर्विसेज देते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो वो भी माफ किया गया स्पेसिफिकली। और अगर आपको इतना तैयार हो गया है तो मैं थोड़ा आगे चल सकता हूँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस बार ऐड हुई हैं, एक दो नहीं कई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो किया जाए। अच्छा, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड, बोर लगेगा, पक्का है बोर लगेगा, और यही आपकी परीक्षा की घड़ी है। अगर एग्जामिशन तैयार हो गए, निगेटिव लिस्ट तैयार हो गई, तो सर्विस टैक्स में कुछ भी नहीं बचा। अब देखो ना, बाकी सारे चैप्टर चाहे वैल्यूएशन हो तुरंत खत्म, घर जाओगे 2 मिनट, कल लास्ट लेक्चर में जो देखा था 2 मिनट लगेगा खत्म होने में, नहीं लगेगा। बेसिक सर्विस पर तो हम लोगों ने 2 क्लासेस ली थी डेफिनेशन वगैरह पर, वो मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। सर्विस टैक्स प्रोसीजर में चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो 2 से 3 मिनट, इनवॉइस हो 2 से 3 मिनट, पेमेंट हो 2 से 3 मिनट, रिटर्न हो 2 से 3 मिनट, बस इतना ही लगना है। जो बचा आपको मेहनत करना है 2 ही चैप्टर्स पे, एक निगेटिव लिस्ट, उसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, 3 तो हटा ही दिया आज, 3 हटा चुके हैं आज, अभी 2 और हटनी बाकी, 1 2 और है, तो 3 तो हट गए, तो वो थोड़ी लिस्ट कम हो गई, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एग्जामिशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस बार, जिसमें से कई हम लोग देख चुके फिलहाल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये साला ऐड किया गया है। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज माफ हैं एग्जामिशन में, सरकारी तो है। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को माफ किया गया है तो आईआरडीए की सर्विसेज को माफ क्यों नहीं किया गया है? वो भी तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको भी तो माफ किया जाना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को माफ कर सकते हैं तो आईआरडीए की सर्विसेज क्या माफ नहीं हो सकती? लिख नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईआरडीए। अगर
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और आईआरडीए की सर्विसेज माफ हो सकती हैं। तो क्या सेबी ने कोई गुनाह किया है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी। अगर सेबी की सर्विसेज हो गई, ईपीएफओ की सर्विसेज हो गई, आईआरडीए की सर्विसेज हो गई, तो नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सर्विसेज क्यों ना माफ करें, क्योंकि वो प्योरली एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। तो नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, ये भी सर्विसेज माफ है किसकी? नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, NCCCD, NCCCD। ठीक है ना? गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दे, लोकल अथॉरिटी अगर दूसरी लोकल अथॉरिटी सर्विस से, तो माफ नहीं करना चाहिए। लिखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑब्लिक लोकल अथॉरिटी टू एनी अदर गवर्नमेंट ऑब्लिक लोकल अथॉरिटी। इज इट क्लियर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। यहां तक तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू ऑल ऑफ यू, किस तरह का? पासपोर्ट का, वीजा का, ड्राइविंग लाइसेंस का, बर्थ सर्टिफिकेट का और डेथ सर्टिफिकेट का। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या सर्विस टैक्स लगना चाहिए? नहीं। लिख, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी by way of, services provided by government or local authority by way of passport, visa, driving license, birth certificate, death certificate। खत्म नहीं हुआ? लिखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अभी वहीं पर चल रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की? एग्जामिशन में हमने आते ही अभी जो गवर्नमेंट का स्टार्ट किया, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट तो ऑलरेडी नेगेटिव लिस्ट में लिख चुके हैं। लेकिन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सर्विसेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें क्या थी? माफ कर दी गई थी, हाँ या ना? हटा दी गई थी। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेसल, उसको माफ किया गया था। लेकिन अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट को लाया गया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, हाँ आईआरडीए, इनको माफ किया गया। अब गवर्नमेंट पर आ गए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ पासपोर्ट, वीजा, डीएल, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, माफ किया गया है। लास्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज्ड फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000, does not exceed ₹5,000। Services provided by government or local authority where gross amount charge, जहां पर गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है। सुनो, अब छोटी छोटी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट हमको देगी तो उस पर टैक्स लगाना चाहिए। कहा गया 5,000 तक की अगर ग्रॉस अमाउंट चार्ज है तो उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट हमको सर्विसेज देती है 5,000 रुपए तक की, लेकिन शामिल मत कर लेना क्या स्पीड पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर वो होती तो 100-150 की है, तो ये मत कहना वो तो 100-150 5,000 तक माफ होता है। ना 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 ना, वो स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है, वो बेसिकली इंक्लूड है वहां पर। तो ₹1 का सर्विस पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट हो या 100 रुपए का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 की लिमिट उसके केस में शामिल नहीं होगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर ये सेक्शन, ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पॉइंट आपका वेसल और एयरक्राफ्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो वहां पर हम लोगों ने देखा था। बोलो,
तो पोस्ट हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वेसल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। इन चीज़ों पर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा 5,000 रुपये वाला। इन चीज़ों को छोड़कर 5,000 वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। मैं फिर बोलता हूँ, सर्विसेज बाई गवर्नमेंट माफ होता है, ये हम लोगों ने देखा, लेकिन उसको फिर पॉजिटिव लिस्ट में ले आए थे। अब सर्विसेज बाई गवर्नमेंट सब माफ होता है, उसकी एक लिमिट बनाई गई है, 5,000 रुपये तक की लिमिट बना दी गई। स्पेसिफिकली अगर हम लोगों ने कुछ पढ़ा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो वो स्पेसिफिक है। डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन हो गया, वेसल हो गया, या फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। एक और चीज़ देखी थी हम लोगों ने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर हो गया, वो स्पेसिफिक इंक्लूड है, उसमें फिर रुपीज़ ये 5,000 वाला लिमिट मत देख लेना। उनको छोड़कर बाकी अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज अगर 5,000 रुपये तक है तो वो माफ। इज इट क्लियर? पक्का? एक और, अभी लिस्ट बहुत है, आधा हुआ है, आधा कितना? हाँ जी। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू एन बिजनेस एंटिटी, टू अ बिजनेस एंटिटी विद अ टर्नओवर अप टू, सुनो, लीगल सर्विसेज थी ना, लीगल सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दिया जाता है जिसका टर्नओवर 10 लाख तक है, 10 लाख से ज्यादा है, तो टैक्स लग जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, इधर देख, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, लीगल सर्विसेज हटा दो, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी whose turnover is up to rupees 10 lakhs in preceding financial year. अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे, किसको सर्विसेज दे, और उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख तक है, तो वो सर्विस माफ होगी। वो सर्विस, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे, तो किसको सर्विस दे? एज अ बिजनेस मैन आपको अगर सर्विस मिल रही है तो, न कि इंडिविजुअल और पर्सनल। तो कहा गया सर्विसेज बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विद अ टर्नओवर अप टू रुपीज 10 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एग्जेंट। एक नया शामिल किया गया, सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक आपसे कोई सर्विस टैक्स नहीं चार्ज करेगी। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए तक है तो कितनी बड़ी बात है, 10 लाख तक का टर्नओवर तो 2 दिन में हो जाता है। नहीं समझे? 10 लाख का मतलब बहुत छोटे बिजनेसमैन शामिल हो गए, बहुत स्मॉल कैटेगरी के, जो पटरी पर दुकान लगाते हैं, या छोटी गुमटी टाइप का दुकान होता है, या छोटे से मोहल्ले में किराने की दुकान होती है छोटी सी, वो 10 लाख रुपए तक का सेल होता है उनका, तो उनको माफ़ किया गया। एक तरह से ये समझ लो बहुत छोटे लेवल पर जाकर के माफ़ किया गया। आ रहे हैं बाबू, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोल लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंश्योरेंस सर्विस से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज से स्टार्ट होगा, और अभी बहुत बाकी है, अभी पूरा ये सब ये पूरा बाकी है। ये नया पैकेट है, अभी ओपन नहीं हुआ है। इन टोटलिटी 55 या 60 सर्विसेज हुई। पढ़ तो गया, अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे तो 55-60 आ जाएंगे। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे थे? गवर्नमेंट 5,000 तक की सर्विस देगी,